अगर कोई दरवाजा खींचने से खुलता हो लेकिन आप उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश करें तो क्या वो दरवाजा कभी खुलेगा? जवाब है नहीं। यही वो आसान सी बात थी जिसे समझने में हमारे देश को एक लंबा वक्त लग गया, कई साल लग गए, और हमने इसी वजह से बड़ी बड़ी क्रांतियों को मिस कर दिया क्योंकि हम वो दरवाजा खोल ही नहीं सके। 1765 के दौरान जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, दुनिया कोयला निकाल रही थी, हम कोयले की खदानों में अपना समय खपा रहे थे। 1870 के दौरान सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, दुनिया गैस की तरफ बढ़ रही थी और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। 1969 के दौरान थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रही थी, हम संभल रहे थे, खुद को संभाल रहे थे। आज हम जवान हैं, ताकतवर हैं, लेकिन क्या हम एक नई क्रांति के लिए तैयार हैं? क्या हम नए भारत के लिए तैयार हैं? आज हमारे देश की हर एक समस्या के साथ प्रीफिक्स में पॉपुलेशन जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि पोल्यूशन क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन है। ट्रैफिक क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन है। यानी कि हर समस्या की सतह में आपको नजर आएगी पॉपुलेशन। तो ऐसे में हम क्या करें, या फिर कोई भी देश क्या करेगा अगर उसकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रेजिस्टेंट फैक्टर ही उसके खुद के लोग हों? अब आप सोचिए ये कितना पेचीदा, कितनी बड़ी डिलेमा है। यानी कि जिनके लिए आप बदलाव लाना चाहें वो ही उस बदलाव में बाधा बन जाएं। अब आप वापस से मेरी शुरुआत के शब्दों पर आ जाइए कि दरवाजा अगर खींचने से खुलता हो और उसे धक्का मारकर खोला जाए तो क्या वो कभी खुलेगा? जवाब फिर वही नहीं। यानी कि हमें स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। अब आप सोचिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है। युवाओं से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और रोजगार में भी सबसे बड़ी समस्या खुद युवा है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से चलते तो हम एक लूप में फंस जाते जहां पर जनसंख्या युवाओं की समस्या नौकरी, और नौकरी मिलने में सबसे बड़ी समस्या खुद युवा। ये एक सर्कुलर लूप चेन है जो यूं ही चलती रही। मतलब ये कि देश में सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती, और ये एक राजनीतिक रीजन नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल बात है। वहीं हमने आपको इंडिया स्टोरी के बीते एपिसोड मोदी नॉमिक्स पार्ट 2 में ये बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को अपनाकर देश के 51 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ऐसे में वो स्ट्रैटेजी क्या थी, वो विजन क्या था, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा समस्याओं के इस लूप को, ये समझेंगे आज की इंडिया स्टोरी। कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। ग्रुप की एक रिपोर्ट यह कहती है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कुल 10 सालों में 51 करोड़ 40 लाख रोजगार पैदा हुए, और हर साल ऑन एन एवरेज 5 करोड़ 14 लाख रोजगार पैदा किए गए। ये रोजगार थे स्वरोजगार वाले रोजगार, यानी कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी वाले नहीं, बल्कि स्वरोजगार वाले, यानी कि अंग्रेजी में जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अमेरिका में ज्यादातर युवा स्वरोजगार पर ही फोकस करते हैं। वहां पर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी से ज्यादा स्वरोजगार पर ध्यान दिया जाता है। इसका एक देसी उदाहरण भी आप समझ लीजिए। हमारे देश में सबसे ज्यादा उद्यम यानी कि बिजनेस को लेकर अगर इंटरेस्ट है तो वो गुजरात में देखने को मिलता है, और सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरियों को लेकर इंटरेस्ट यूपी और बिहार में देखने को मिलता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बिजनेस गुजरात से संचालित होते हैं।
यानी कि कई बड़ी कंपनियों के मालिक गुजराती ही हैं। लेकिन एक सरकारी नौकरी के लिए जहां पर 10 लाख युवा एग्जाम में बैठते हैं और कुछ हजार सफल भी हो जाते हैं, तो वहीं कई लाख युवा बेरोजगार भी हो जाते हैं। अब इस पूरे डेटा को अपने सामने आप एनालाइज करिए और खुद ये सवाल करिए कि क्या करना चाहिए। जाहिर है कि यही सवाल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दरवाजे को धक्का नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी ओर खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में स्टार्टअप योजना की शुरुआत दिल्ली के विज्ञान भवन से की थी और शुरुआत में कई लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं समझ में आई या फिर ऐसे लगा कि ये मुमकिन कैसे है। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि पी चिदम्बरम को डिजिटल पेमेंट्स को लेकर लगा था और ये बेहद ही सामान्य बात है, इसमें कोई तंज जैसी बात नहीं है। भारत में पिछले 10 सालों में स्टार्टअप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। आज भारत में स्टार्टअप कंपनीज की संख्या 1,22,000 तक बढ़ चुकी है और इसका पीक 2020 में देखने को मिला, जब 16,000 नए स्टार्टअप्स खोले गए और स्टार्टअप में फंडिंग को लेकर यानी कि पैसे को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आया। 2020 और 2021 में पिछले 10 सालों की तुलना में निवेश का एक पीक देखा गया। 2023 में फंडिंग सिनेरियो में आने वाली बाधाओं के बावजूद जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी, एंजल इन्वेस्टर्स थे और जो पूंजीपति थे, उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स में एक ट्रस्ट को डेवलप किया, एक भरोसा जताया। साल 2023 में भारत में $8.4 बिलियन की कुल फंडिंग के साथ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही निवेशकों से फंडिंग का सिनेरियो काफी एक्साइटिंग रहा है। यानी कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, डिजिटलाइजेशन और सरकारी पहल जैसे कई कारणों ने 2014 से 2023 तक भारत में टॉप फंडेड सेक्टर्स की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन क्षेत्रों में रिटेल, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इसके साथ फिनटेक परिवहन और लॉजिस्टिक्स तकनीक, खाद्य और कृषि तकनीक, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, टेक और एडटेक शामिल रहा है। डीप टेक क्षेत्र में भारतीय निवेश पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है, जिसमें कुल $6.73 बिलियन की फंडिंग है और एक दशक में इसे $6.23 बिलियन भी मिले हैं, जो कि देश में विकास की रफ्तार और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इसके कमिटमेंट को भी दर्शाता है।